आज की बड़ी तालियों से आप इसका स्वागत और अभिनंदन करें। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर जगदीश रवानिया जी की स्मृति प्रथम पुण्यतिथि है। मैं उनसे कभी मिला तो नहीं हूं, लेकिन उनके विषय में बहुत कुछ सुना है। मैं उनको नमन करता हूं, हाथरस के लोगों को मैं नमन करता हूं। मेरे पास उनकी कोई यादें नहीं है, उनके लिए कोई कविता नहीं है, उनके विषय में मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं सुनता चला आ रहा हूं कई सालों से। दो पंक्तियां कल मैं पढ़ना चाहता हूं कि वो सिर्फ कैदे जिस्म की हद से गुजर गया, ये सोचना गलत था कि वो शख्स मर गया। वो हमारे दिलों में है, हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। मैं 10, 15, 20 मिनट आपके बीच में रहूंगा। मैं कानपुर से आया हूं और आपको अच्छा लगेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो 20-25 मिनट मैं इस मंच पर रहूंगा, नहीं आशीर्वाद मिलेगा तो 1.5-2 घंटे भी रह सकता हूं। देश के सबसे बड़े कवि दादा हरिओम पवार जी यहां पर बैठे, उनको चरणों को नमन करता हूं। आदरणीय विष्णु सक्सेना जी, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आप जैसे जानदार श्रोताओं से मुझे मिलवाया। आप शहर में किसी शहर जाइए, आपको कानपुर ऐसा शहर पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा, मेरा दावा है। मैं जब हाथरस उतरा तो उसमें लिखा था, हाथरस में आपका स्वागत है, यहाँ का हींग आपका स्वागत करता है। आप कभी बनारस जाइए तो वहां पर लिखा होगा बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आप आगरा जाइए तो वहां लिखा होगा आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। आप कभी कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, एक बोर्ड लिखा होगा, उसमें लिखा होगा रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। तो मैं उस कानपुर से आया हूं साहब। 5 तत्वों से दुनिया बनी है, 5 तत्वों से, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु और जल। इसमें 2 तत्व अगर और मिला दिए जाएं, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, तब वो बनता है भारतीय मनुष्य। इसमें कुछ तत्व अगर और मिला दिए जाएं, जैसे कि समोसा, खस्ता, कट्टा, भोकाल, चिकाई, तब जाके बनता है वो कनपुरिया आदमी। तो मैं उसे कानपुर का हूं। एक बार ताली बजा दीजिए तो मैं शुरू हो जाऊं। जोरदार ताली एक बार बजा दीजिए। कभी आप कानपुर आइए साहब, आपको अद्भुत लोग मिलेंगे। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा प्राणी आपको कोई मिल ही नहीं सकता। हमने तो जीवन का सबसे बड़ा पाप ये कर दिया, कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भाई साहब टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कह रहा है ऐसा टाइम बहुत खराब है और तुम यहां से तुरंत निकल लो। तो हमने कहा टाइम तो पूछ रहे, कह रहा मना कर रहे हैं ना, टाइम बहुत खराब है, तुरंत निकल लो, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा टाइम ना बताओ तो ये तो बता दो तुम नाराज किस बात को, भड़के किस बात को हो। तो उसने कहा भाई साहब एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे, उसको हिंदुस्तान का सबसे मर्यादित, सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। तो हमने कहा हुआ क्या? कह लेगा हमारे नगर निगम का चुनाव है, उसको पार्षद का टिकट मिल गया है और पूरे शहर में होर्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। और तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो? लड़के तो नारा लगा रहे हैं, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। ताली बजाइए एक बार जोरदार, आपको तो ताली आली बजाते रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ऐसा है हमारा साहब कानपुर, अद्भुत लोग आपको वहां पे मिल जाएंगे। लोग कहते हैं कि हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग स्वर्ण पदक जीत जाते हैं, तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग नहीं जीत पाते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग कितने नकारा हैं। स्वर्ण पदक अभी जब नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था, कहने लगे हमेशा पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग जीतेंगे, उत्तर प्रदेश के लोग नहीं जीतेंगे। तो हमने उनको बताया, हमने कहा हरियाणा के लड़कों में और उत्तर प्रदेश के लड़कों में अंतर है। हरियाणा का लड़का सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले वो जिम जाता है, 2 घंटे वो जिम करता है। जिम करने के बाद वो मॉर्निंग वॉक पे निकल जाता है, फिर वहां से लौट के आता है, 4-5 किलो फल खाता है, सो जाता है। शाम को 5 बजे फिर सो के उठता है, फिर वो जिम जाता है, फिर वो 2-4 घंटे टहलने निकल जाता है। कुल मिला के हरियाणा के लड़के और पंजाब के लड़के 4-5 घंटे जिम, 4-5 घंटे मॉर्निंग वॉक करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के सुबह 9:30 बजे सो के उठते हैं, सबसे पहले घर के नजदीक जो पुलिस चौकी होती वहां जाते हैं, चौकी इंचार्ज के साथ एक सेल्फी लेते हैं और फेसबुक में पोस्ट करते हैं, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो हम लोग ऐसे उत्तर प्रदेश के हैं। और घर जाके वो सो जाता है। शाम को 4 से लड़कों के साथ वो बियर की बोतल खोलता है, उसी चौकी इंचार्ज को प्रेशर में लेता है, तुमने हमारे दोस्त को छोड़ दिया तो ठीक है, नहीं तुमको हम कल निपटा देंगे। तो चौकी इंचार्ज सोचता चलो नशे में है, कोई बात नहीं है। रात में वही चौकी इंचार्ज मारते मारते उसको थाने में बंद कर देता है और इस बार सेल्फी डालता है चौकी इंचार्ज, गुड्डू पांडे धरे गए। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश का साफ हाल है। तो लोग कहने लगे भाला फेंका था नीरज चोपड़ा ने, स्वर्ण पदक जीत लिया, अगर यही भाला हम पाकिस्तान में फेंक दें तो पाकिस्तान निपट जाएगा। तो हमने कहा ये हिंदुस्तान की बेइज्जती है, पाकिस्तान इतना बड़ा और भाला इतना बड़ा।
मैंने 4 लाइन में पाकिस्तान को निपटा दिया। अगर वो निपट गया हो तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के मुझे शुरू कर देना। हमने कहा कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे, जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। तो हम लोग तो साहब पाकिस्तान को ऐसे ही निपटा देते हैं। मैं तो हाथ से कभी हूं 10-15-20 मिनट आपके बीच में रहूंगा, श्रृंगार की कोई बात नहीं करूंगा और प्यार मोहब्बत की बात तो कोई करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। अच्छा, प्यार मोहब्बत की बात इसलिए नहीं करूंगा कि लड़कियों से कोई भी क्वेश्चन पूछो आप तो इतना ऊटपटांग जवाब देती है। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तो हमसे कहने लगे स्टूपिड कहीं के, कोई मेच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी, तब उसने बताया हमारा फेवरेट कलर पिंक है। ताली अभी भी आपकी कमजोर है, ताली आप बजाइए तो आपको अच्छा लगेगा। तो मैं बहुत दूर रहता हूँ लड़कियों से, इसलिए दूर रहता हूँ साहब कि लड़कियों की एक बीमारी होती है, किसी लड़की का आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, लोग हमसे कहते हैं प्यार मोहब्बत से दूर क्यों रहते हो, तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी। हमने कहा एक फूल, और चौथी पंक्तियों में मैं पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं। हमने कहा एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रस्ते में ले लिया। तो मैं बहुत रहता हूं साहब प्यार मोहब्बत से, आप समझ लीजिए साहब प्यार मोहब्बत इसलिए दूर रहता हूं। प्यार इतना अंधा होता है, अगर प्रेमिका की नाक बह रही हो तो ऐसा लगता है कि नथुनी से हीरा चमक रहा है। तो मैं बहुत दूर रहता हूं साहब प्यार मोहब्बत से। तो अच्छा, प्यार मोहब्बत तो छोड़िए, हम लोग तो साहब हाथ से कभी, हम लोगों को सीरियस इसलिए नहीं लेता क्योंकि हम लोग हाथ से कवि हैं और यहाँ पर कोई ये राजनीतिक मंच नहीं है। अभी यहाँ पर दादा हरिओम पवार जी हैं, देश के सबसे बड़े कवि हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी इस बीच में निपट गए, जब वो नहीं निपटे थे, जब 370 हटी थी तो उन्होंने कहा था इस पर हम इंटरफेयर करेंगे। तो हमने कहा इस काम के लिए है, मोदी जी है, तुम्हारी क्या जरूरत। तो मैंने 4 पंक्तियों से इमरान खान को भी निपटा दिया, वो भी निपट गए हो तो मुझे आशीर्वाद देना। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी सर की पगड़ी। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, गोली चली इधर तो उस पार चली जाएगी, हमारे घर के मसले में तुम अम्मा ना बनो, अमित शाह को भेजेंगे तुम्हारी सरकार चली जाएगी। तो मैं बहुत जुड़ता हूँ साहब प्यार मोहब्बत से। अच्छा, ये कई सालों बाद ये कवि सम्मेलन हो रहा है, यहाँ तो पहली बार हो रहा है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में कवि सम्मेलन बंद हो गया था। हो इसलिए रहा है कि वैक्सीनेशन पूरे देश में हुआ। हालांकि उत्तर प्रदेश के एक नेता ने कहा था कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये भाजपा की है। तो मैंने 4 लाइन में उनको भी निपटा दिया। हमने कहा सबको लगेगा दिन में, तुमको रात से लगाएंगे। जिन्होंने कहा हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये भाजपा की है। मजा आ जाए तो मुझे फिर ताली से आशीर्वाद देना, मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ। जिन्होंने कहा ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, भाजपा की, तो मैंने उनको 4 लाइन से लपेटा। हमने कहा सबको लगेगा दिन में, तुमको रात से लगाएंगे, जो बच के निकल के भागेगा उनको घात से लगाएंगे, राम भक्तों को टीका लगेगा आराम से बहुत, पर दंगाइयों को योगी जी अपने हाथ से लगाएंगे। तो मैं बहुत रोता हूँ साहब प्यार मोहब्बत से। अच्छा, प्यार मोहब्बत तो छोड़िए, हम लोग तो हाथ से कभी साहब, हम लोगों की शादी नहीं होती क्योंकि हम लोगों को सीरियस नहीं लेता है। रिश्ते हमारे घर पे आते हैं, पता चल जाए लड़का हाथ से कवि, रिश्ते वहीं से लौट जाते हैं। आदरणीय सर्वेश अस्थाना जी देश के बड़े कवि हैं, जितने बड़े कवि उतने बड़े ज्योतिषाचार्य। हमने हाथ दिखाया, हमने कहा दद्दू हमारी शादी कब होगी, तो हमसे कहने लगे 2035 तो कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद, बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। तो ये हाथ कवियों की शादी बहुत मुश्किल में होती है। तमाम रिश्ते हमारे आए, एक रिश्ता हमारे आया तो लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है, तो हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते हैं, बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी, बोले वो भी कवि। बोली क्या घर में कोई इंसान नहीं है। रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, फिर लड़की की माँ ने पूछा लड़का क्या करता है, हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने कहा शादी मंजूर। अच्छा, कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए थे। हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों, वो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तो तमाम रिश्ते हमारे साथ लौट गए। फिर एक दिन हमारा रिश्ता, शादी हमारी फाइनल हो गई लखनऊ में। तो पिताजी ने कहा सुबह 11 बजे तैयार हो जाना, होने वाली लड़की को देखने चलना। हमने कहा ठीक। अब हम 11 बजे नहा धो के सूट वूट पहन के तैयार हो गए। 11:15 बजे पिताजी का फोन आया, कहने बेटा ऐसा है, हमको ऑफिस में काम आ गया है, तुम होने वाली अपनी जॉब बीबी को देखो और शादी फाइनल कर दो। हमने कहा ठीक। उन्होंने फिर कहा ये बात याद रखना कि ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, घर की ये परंपरा है, पहली बार किसी के घर जाते तो खाली हाथ नहीं जाते हैं,
कुछ लेके जाते, कुछ लेके तुम चले जाना। अब हम कानपुर के, हम कट्टा लेके चले गए, तो उसके 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी साहब। तो जमानत के बाद जब रिश्ते लौट गए तो एक दिन हमारी शादी हो गई। बिल्कुल सच्ची घटना कि देश के जितने बड़े कवि हमारी बारात आए थे, उस दिन भारत और पाकिस्तान का मैच था। इसका ईको हटा दो, भारत और पाकिस्तान का मैच था, हमारी शादी थी। तो हमने पिताजी से कहा आज दिन शादी ना करो, पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो। नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल में थी, कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बिल में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब, तालियां होनी चाहिए। हमने कहा कहां छक्का? तो कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहा हो, देख के हमको। हमने कहा अब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहां हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? ताली तो आप लोग ऐसे बजा रहे इसमें बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले बे शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बह गई तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने भाई साहब मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहां 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो, अपनी बीबी को विदा कराना है। तुरंत के देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है। ये राम है, ये लक्ष्मण है। सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला ना कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली, रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब। सूप नखा के ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने आपके पुत्र हैं। बोले बेवकूफ मत बनो, हमारे 2 ही पुत्र हैं। एक इंजीनियर है कि नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। हम ससुराल गए तो हमारे साले ने भगा दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाने गए तो एसपी साहब बैठे थे। हमने कहा हमारे साले के खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहने के तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा हाँ। कहने के तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की, तुमको 2 दिन का समय देना है, घोड़ी नहीं आई तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग एक टिप्पणी में कर रहा हूं। व्यंग अगर आपकी समझ में आ जाए तो ताली बजा के बताना मेरा व्यंग आप तक पहुंचा। हमने उनके पैर छुआ। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहने का पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहने का पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढना है। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। वाह, क्या व्यंग्य आप समझते हैं? वाह 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 वाह। व्यंग्य की एक अंतिम कविता सुनाकर मैं अपना स्थान लेना चाहता हूं। उसके पहले मैं आपको 4 पंक्तियां सुना रहा हूं। हमारे बाबा के भी यहाँ बात हो रही थी। हमारे बाबा भी घर में हैं, इस समय 96 साल के हैं और होली मिलन पूरे देश में 2-3 महीने चलता है। तो हमने बाबा से कहा कि अगर आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ, क्योंकि अगली होली आप देख पाओ ना देख पाओ कोई भरोसा नहीं। तो मेरे बाबा ने अंतिम इच्छा बताई 4 लाइनों में। मेरे लिए नहीं, अगर आपको लगे मेरे बाबा हिंदुस्तान के सबसे धार्मिक बाबा हैं तो उनके सम्मान में आपकी तालियां बजा देना। हमने अपने 96 साल के बाबा से कहा अंतिम इच्छा क्या है होली के समय? तो उन्होंने बताया कि हरा लगा के मरना है और लाल लगा के मरना है। उस साल लगा ना पाए थे, इस साल लगा के मरना है। बाबा से पूछी अंतिम इच्छा तो कान में मेरे बोले हैं, बेटा मल्लिका शेरावत के गालों पे गुलाल लगा के मरना है। तो ये हमारे इस तरीके के बाबा हैं। एक अंतिम कविता आपको सुना रहा हूं, हास्य कविता सुना रहा हूं आपको। पूरे देश में कवियों का सम्मान होता है, पर हम लोगों की इज्जत हम लोगों के घर पे क्या होती है? पत्नियों के नजर में कवियों की इज्जत। सुनिएगा। स्वागत। महंगाई से परेशान होकर मेरी माँ मेरी पत्नी से बोली, चावल 30 में, नमक 20 में, इस महंगाई में अगर कैसे चलाऊंगी और 70 रुपए लीटर तेल तो मैं कैसे जलाऊंगी? इस पर मेरी पत्नी मेरी माँ से बोली, माँ मैं इस महंगाई में भी पलूंगी, आपका बेटा कवि है, मैं जीवन भर जलूंगी। क्योंकि ये दिन भर कुछ ना कुछ गुनगुनाते हैं, कमबख्त हर समय कविताएं सुनाते हैं। ये सोचते हैं कि इनकी पत्नी इनकी कविता पे मरती है, पर सच तो ये है कि इनकी एक पंक्ति केरोसिन का काम करती है। इनके चक्कर में तो सहेलियां तक घर में नहीं आती, और जब साल 2 साल में घर वालों के फोन आते हैं तो हाल चाल की जगह केवल कविताएं सुनाते हैं। छोटा भाई एक कविता सुनने के 100 रुपए लेता है, बड़ा भाई चुप रहने के ने 500 देता है। अगल बगल वाले आजकल सदमे में रहते हैं,
पड़ोसी मुझे पागल की पत्नी कहते हैं, तो हे प्रभु मेरे पति को अपने पास बुला लो, ये ऊपर उठना चाहते हैं उनको ऊपर उठा लो। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत शराफत से